चलो अब स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है औद्योगिक महत्वपूर्ण के प्रमुख बहुलक सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ध्यान रखना इसमें से चाहे इस इंडिया में कोई भी एग्जाम हुआ हो केमिस्ट्री रिलेटेड, है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया इसके बारे में। चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पॉलीथीन की। पॉलीथीन एक बात और बोल देता हूं, यूजेस मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो रट्टाफिकेशन है, और रट्टाफिकेशन को अगर आप बुक से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। यूजेस मैं भी पढ़ाऊंगा, आप लिखोगे ये काम करता है, ये खिलौने बनाता है, ये करता है, फलाना करता है ना। इससे अच्छा है आप बुक खोलना, आप उससे लिख लेना, समझ में आया। तो मैं यूजेस किसी के नहीं लिखवाऊंगा। हाँ, लेकिन कोई ऐसा यूज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। जैसे मैं पीवीसी में यूज पढ़ाऊंगा कि अगर इसको हम बेंजीन के साथ में यूज करते हैं, है ना, तो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, गोंद वगैरह में यूज आते हैं ये। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको जरूर पढ़ाऊंगा, समझ में। लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो तुम्हें बुक से पढ़ लेना, ठीक है। चलो पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉलीथीन इसका शॉर्ट फॉर्म है P.E, ठीक है। पॉलीथीन में सबसे पहले बात करेंगे मोनोमर की। मोनोमर इसके अंदर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इथाइलिन होती है, समझिए, या इथीन बोल दो इसको आप, एथीन बोल दो इसको आप, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण होगा, और ये क्या होगा, बहुत सारी आपस में जुड़ेगी, एक इधर खुल जाएगी और एक इधर खुल जाएगी, क्या बन गया एन। लेकिन ध्यान रखना ये भी दो प्रकार की होती है। मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर इस क्वेश्चन मार्क पे परोक्साइड हो, क्या हो, परोक्साइड, ROR, तो जो रबड़ बनेगा वो बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है, LDPE वाला बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कम घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिख लोगे ना, सिंपल सा है ना। और ध्यान रखना ये होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि, याद है पढ़ाई थी। और एक बात और ध्यान रखना, इस रबड़ में जो टेम्परेचर होता है वो 110 डिग्री से 125 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये जो रबड़ बनता है ये वाला, ये मिलता है, दूसरा होता है R3 एल्यूमिनियम और TiCl4, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। इससे हमें जो रबड़ मिलता है वो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन या हाई डेंसिटी। तो इंग्लिश वाले लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले जरूर लिख लेना, उच्च घनत्व पॉलीथीन। समझ में आ गई यहां तक बात। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है, इसका टेम्परेचर 144 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ध्यान रखना, ठीक है। 144 तो ये थोड़ा हाई डेंसिटी का होता है और ये लो डेंसिटी का होता है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉलीथीन पढ़ाया, ये इथाइलिन होती है, एथीन होती है, एथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, याद रहेगा। इथाइलिन से क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, एथीन से क्या बन गई, पॉलीथीन बन गई। कितने प्रकार की हो गई, अगर एरो पे परोक्साइड लिखा हुआ, ये क्या है, परोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। और ये क्या है, लो डेंसिटी, आप तो लिख दोगे, आप कितना लिखवाओगे तो
लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कौन सा कैटलिस्ट डालोगे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जैसे तुम जिगलर नाटा कैटलिस्ट डालते हो तो ये जो पॉलीथीन होती है इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इनका यूज हम नॉर्मल जो पॉलिथीन वगैरह बनाते हैं ना, कंटेनर वाली, खिलौने वाली जो पैकिंग वाली बनती है ना, वो इनकी बनती है। और जितनी हार्ड पैकिंग वाली आती है वो उनकी बनती है। ठीक है, कुल मिला के उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो और अच्छा हो जाता है टेम्परेचर के मामले में। ठीक है, समझ गए? चलो हो गया, मिटा दूं मैं इसको, है ना? चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। इतना तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो अगला हम पढ़ते हैं पॉलिएस्टर के बारे में। इसके बारे में पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस बहुलक के बारे में, देखो इस बहुलक के बारे में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, पॉलिएस्टर के बारे में, इसमें जो मोनोमर्स काम में लेते हैं या एकलक काम में लेते हैं, 3 प्रकार के काम में लेते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर काम में लेते हैं द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और जो काम में लेते हैं वो डाई ऑल लेते हैं, डाई ऑल, डाई ऑल। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ R1C डबल बॉन्ड OH और इसका मतलब हुआ C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां पर भी ध्यान रखना, डाई ऑल एक ही लगा देना सर, एक लगा देना। ठीक है, डाई ऑल काम लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? R2OH और ये OH। ठीक है, मान लो इसके कितने मोल है? N मोल, इसके भी कितने मोल है? N मोल। बीच में क्या लगा दिया? प्लस, और मैं इसे क्या करवा दूं? रिएक्शन। आप समझ गए? आपको तो मोल लिखना है और रिएक्शन आपको बाद में करवानी है। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है वो होती है संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है, देखो इसका तो OH और इसका H बाहर निकलते हैं, तो OH में से हमेशा क्या बाहर निकल रहा है? H। इसमें से हमेशा क्या बाहर निकल रहा है? OH। बताओ क्या बच गया? देखो समझो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, H2 बाहर निकाल दिया आपने, देखो, है ना? क्या बच गया यहाँ पे? R1C डबल बॉन्ड O, ये क्या बच गया? O, R2, और ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये। ठीक है, देखो इधर ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला, एस्टर, इसलिए पॉलीएस्टर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? कैसे किया मैंने आराम से। ठीक है, दूसरा और देखो, देखो तीसरा मैं बाद में करूंगा, मेरे पास अब जगह नहीं है इसलिए मैं बाद में कर लूंगा। अच्छा, वो बोर्ड क्यों नहीं काम में ले रहा हूँ? है कैमरा घूमना बंद हो गया है इसलिए। चलो देखो दूसरे की बात करते हैं। यहां हम द्विएस्टर या डाई एस्टर भी काम में ले सकते हैं और यहां पे डाई ऑल काम में लेते हैं, डाई ऑल काम में लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब देखो यहाँ COH की जगह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे? R1C डबल बॉन्ड OR, इधर भी क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OR। सबको पता है ना ये ग्रुप एस्टर होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर वाला क्या है? एस्टर। देखो R
COOR, RCOOR, ठीक है। इसमें क्या काम लोगे, डाई समझ गए तुम तो, OH R2OH। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। अब एक बात तो तुम्हें पता है कि ये तो OR और इसमें से H बाहर, इस बार क्या बाहर निकल गया, ROH, और इसमें से क्या बाहर निकल गया, H2। ये भी क्या है, संघनन बहुलीकरण। आपको पढ़ाया था, याद है मैंने, कि कंडेंसेशन या संघनन क्या, कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है जी, समझ गए। चलो बताओ, तो इसका मतलब ये क्या बाहर निकल गया, इधर से OR, इधर से क्या बाहर निकल गया, ये H। समझ गए सभी लोग। चलो जी देखो आगे बात कर लेते हैं। देखो इसमें काम कर लेना आप लोग, है ना। एक्चुअल में क्या है ना कि ये थोड़ा सा ये काम कर लेना, इसमें से निकलेगा तो वही है ना, निकलेगा तो ROH ही है ना? निकलता तो क्या इसके अंदर से ROH ही है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इस बार जो हिस्सा है ना, ये OH वाला हिस्सा यहां से निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, ROH। तो मुझे पता है ROH निकला, इसमें से OH कहां निकला था, COH में से, इसमें से OH ये निकलता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये बाहर निकल, तो इसमें से क्या बाहर गया, R, ठीक है, और इसमें से क्या बाहर निकल गया, इधर से OH, याद रहेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो देखो क्या बच गया, इधर O, C डबल बॉन्ड O, R1, C डबल बॉन्ड, इधर ये O, ये R2 और ये S, ठीक है। कौन सा ग्रुप आ गया, एस्टर ग्रुप, ठीक है। वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि OH वाला हिस्सा इसमें से निकालना, और इधर जब एसिड और ये हो तो, क्योंकि ये इधर मोर एसिडिक होता है ना, ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना है, इसमें से OH निकला है और इसमें उसमें से OH निकला है, ठीक है, नोट करो, हो गया, वो ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये निकाल देते तो ऑक्सीजन बच जाती है, हाँ होता देखो वही है, देखो बार बार आपको मिलेगा, देखो क्या, देखो OCOR1 COOR2 है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, समझ में आ गई बात। चलो नोट करो, हो जाता है थोड़ा सा, ये अलग अलग है ना, वो इधर है ये इधर है। एक और पढ़ेंगे अपन, डाई हाइड्रोक्सिस सेल्फ कंडेंसेशन, डाई हाइड्रोक्सिस अम्लों का स्वसंघनन, क्या मतलब हुआ अभी मैं बताता हूं, समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर हो क्या है, ये C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, मिटा दूं, समझ गया। कर रहे हो, करो जल्दी करो, चलो मिटा देता हूं, कर लिया। इसी में ही है, इसी का थर्ड जो मैंने बनाया था, आपको याद हो तो, ये थर्ड डाई हाइड्रोक्सिस अम्ल, डाई हाइड्रोक्सी एसिड, ये होती है देखो R1 C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या रहेगा OH, ये होता है, ठीक है। अगर तुम इसके 2 मोल ले लो मान लो, तो इधर क्या रहेगा OH, ठीक है, अच्छा OH आ गया, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा R2 या R1 ले लो या R2 ले लो, है वैसे तो ये सेल्फ कंडेंसेशन होता है, कैसे करते हैं ये, स्वसंघनन होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने यही ले लिया, ऐसा ही ले लिया, OH हो गया, ये फिर R1 है, फिर ये C डबल बॉन्ड OH। अगर इनके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो कैसे जुड़ेंगे, सिंपल है, तुम समझ गए हो, इसके N ले रखे हैं, इसके भी क्या ले रखे हैं तुमने, N ले रखे हैं, है ना। अब देखो होगा क्या, ये क्या बाहर निकलेगा यहाँ से H2, इसका मतलब इसमें से क्या बाहर जाएगा H, इसमें से क्या बाहर जा रहा है, देखो OH बाहर जा रहा है ना। तो हिस्सा जो मिल रहा है हम उसको लिख लेते हैं, देखो इधर क्या मिल रहा है आपको, O R1 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या मिल गया आपको R1 C डबल बॉन्ड O और ये N। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, वापस से ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो कुल मिला के अगर देखो बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा, देखो O R1 COO, देखो फिर वापस से O
R1CO फिर O, समझ में आ गई बात। तो जो रिपीटेशन हो रही है वो इनकी हो रही है, तो हम इन्हीं को लिख के रख देते हैं बस, O R1C डबल बॉन्ड O, समझ में आ गई बात। तो ये रिपीटेशन आप याद रख लेना। अब तो समझ गया ना, क्योंकि देखो O R1CO O फिर O R1CO O, तो यही बात जो रिपीट होती है इसको हम लिख देते हैं। तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, दोनों ही क्या है, सही है। लेकिन बुक वाले ने ऐसे कर रखा है, वो मैंने समझाने के लिए बताया कि क्यों कर रखा है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो नोट करो। अब हम पढ़ेंगे टेरिलीन। कर लो, नोट कर लो बेटा। हो गया, हो गया, चलो अगले की बात कर लें, मिटा दो। अगला देखो, शायद दो दो पढ़ लिया ना, तीसरा देखो टेरिलीन। ठीक है, देखो अब हम टेरिलीन की बात करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेरिलीन। ठीक है, देखो इसके अंदर अगर मोनोमर की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी दो मोनोमर काम में लेंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हो, बिल्कुल पॉलिएस्टर वाला ही तो काम में लेंगे इसके अंदर, मैंने पहले पढ़ा रखा है ना। इसका एक और नाम याद रख लेना, पॉली एथिलीन टरथलीट। ठीक है, पॉली एथिलीन पीईटी करके याद कर लेना, ठीक है, कुछ ऐसे नाम होता है पीईटी करके, ठीक है, पॉली एथिलीन टरथलीट करके। ठीक है, देखो इसके अंदर मोनोमर की बात करते हैं, ध्यान समझना। इसमें काम में लेते हैं हम लोग, याद करो, डाइऑल एथिलीन ग्लाइकोल काम में लेते हैं, याद है यहाँ, एथिलीन ग्लाइकोल काम में लेते हैं। क्या होती है एथिलीन ग्लाइकोल, पढ़ा रखा है, CH2 CH2OH और ये OH। और यहां काम में क्या लेते हैं, टरथेलिक एसिड, टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक और टरथेलिक अम्ल ले लो या उनके एस्टर काम में लेते हैं। ठीक है, याद रखो, अलग अलग लिखना, टरथेलिक अम्ल या उनके एस्टर काम में लेते हैं, टरथेलिक एसिड और एस्टर। समझ में आ गई बात, कैसे क्या मतलब हुआ। मान लो मैं एक लिख देता हूं, दोनों को समझाता हूं। देखो अगर इस R की जगह H हुआ तो इसको हम बोलते हैं टरथेलिक अम्ल, और अगर इस R की जगह C2H5 हुआ तो इसको हम बोलेंगे डाई एथिल टरथलीट। ठीक है, या समझ में आएगी बात। मैंने कहा इस R की जगह H लगा हो तो क्या बोलोगे, टरथेलिक एसिड। ठीक है, और अगर इस R की जगह C2H5 लग गया तो क्या बोलोगे, डाई एथिल टरथलेट। लिख लोगे इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। टरथलेट मैंने वैसे लिख दिया, कहीं यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो तुम लिख देना। समझ में आएगी बात। तो इसके ये दो मोनोमर है, तो आपको तो पहले मोनोमर लिखने, रिएक्शन मैं करूंगा, मैकेनिज्म ध्यान रखना, यहां पे भी कौन सी होती है, संघनन बहुलीकरण। कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात, है ना। फिर बात करेंगे रिएक्शन की। देख रहे हो हमेशा हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, पहला मोनोमर, दूसरा कौन सी मैकेनिज्म में क्रियाविधि से होता है, तीसरी क्या बात कर लेते हैं हम लोग, रिएक्शन की। मैं तो रिएक्शन जोड़ के लिखता हूं, तुम इसी में मत कर देना, तुम पहले मोनोमर लिखना, इनको वापस लिखना, फिर रिएक्शन करना।
समझ में आ गया? मेरे पास तो बोर्ड है, मैं 2 बार नहीं लिखूँ तो है, पर एग्जाम तुम्हें देना है, मुझे थोड़ी देना है। समझ गए मेरी बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो कर लो नोट। ठीक है, चलो अब मैं रिएक्शन करवाता हूँ। अब मुझे पता है कि इसमें से हमेशा क्या बाहर निकलता है, अगर R की जगह H हुआ तो OH, अगर C2H5 हुआ तो वो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें होता है क्या, ये बाहर चला, तो ये बाहर चला इधर से और इधर से ये बाहर चला। इसमें ध्यान रखना, बस उस केस में ध्यान रखना, जो केस बताया था याद है अपन, जो गलती की थी उसके अंदर, वो ध्यान रखना। तो अपने क्या, अपने मैंने की थी है, तुम अपने में तो क्यों इल्जाम लोगे? क्या बच गया बताओ? CH2 क्या बच गया? O C डबल बॉन्ड O, फिर बताओ क्या बच गया? ये रिंग, क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O और ये N। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बन गया ये आपके लिए? टैलिन। और बताओ, अगर तुमने यहाँ H लिया होता तो H2 बाहर निकलता, अगर तुमने यहाँ पे R लिया है तो ये ROH बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के क्या बाहर निकलेगा? ROH। अगर तुमने H लिया है तो H2 बाहर निकल गया, और R लिया है तो C2H5O बाहर निकल गया, है ना? C2H5OH बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो नोट कर लो। ध्यान रखना इन सारे के एक अलग के रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, वो बहुत आसानी से जोड़ रहे निकाले कर क्या रहे। चलो हो गया, कर लिया तुम लोगों ने, है ना? चलो बढ़िया, मिटा दें अब, है ना? मिटा दो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। 3 के बाद पढ़ते हैं PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC पॉली वाइनिल क्लोराइड। देखो PVC में जो मोनोमर काम में आता है, वो क्या काम में आता है बता रखा? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड। समझ में आने की बात? तो पहले तो मोनोमर लिखना, ठीक है, और मोनोमर लिख के लेना, हाँ ध्यान रखना। चलो फिर इसके बाद किसके बाद रिएक्शन की, तो मैं तो रिएक्शन इसी में लिखूंगा भी। चलो इसमें अलग कर लेता हूँ, NCl क्या हो जाएगा? खुल जाएगा बॉन्ड पास, और तो क्या होगा? ये क्या बन गया? वाइनिल क्लोराइड। ये क्या बन गया? पॉली वाइनिल क्लोराइड। समझ में आ गई बात सभी को? चलो नोट करो और ध्यान रखना, यहां पर हम पेरोक्साइड काम में लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसके यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज था, अगर इस PVC को तुम क्लोरोबेंजीन में मिला दो तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेटेड, क्लोरीनीकृत PVC। ठीक है, जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं ना, बॉन्ड वगैरह, है ना, उनके अंदर काम में आती है। ध्यान रखना ये चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नोट करो। ओके, और ये कौन सी मैकेनिज्म से होगा? देखो ये Cl लग गया, इलेक्ट्रॉन तो ये होगा ऋणात्मक, योगात्मक, बहुलिक। ठीक है, नेगेटिव एडिशन रिएक्शन, या एनायनिक बोला था अपन, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये ध्यान है, कोलिनेटेड वाला ध्यान होना। ठीक है, भाई सवाल पूछ ले कि पीवी पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोलिनेट कैसे करोगे? क्लोरोबेंजीन मिला के। ठीक है, PVC के बाद है टेफ्लॉन पढ़ लेते हैं इसके बाद। ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, PTFE। नोट कर लो इसको, समझ गए ना? ये तो सिंपल सा था। ठीक है, डाल दो।
इसके बाद हम पढ़ते हैं 4 नंबर हो गया होगा शायद, 5 नंबर होगा शायद, है ना, देख रहे हैं जो भी इसका नंबर हो। CF अब हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ठीक है। इसमें जो मोनोमर काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। टेट्राफ्लूरो एथीन, क्या नाम दिया, टेट्राफ्लूरो एथीन। कितने मोल लेंगे इसके, एन मोल, रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और जानते कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, योगात्मक बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण। समझ में आ गई बात, क्या होगा, योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है। रिएक्शन क्या करोगे बताओ, कितने मोल, एन मोल, क्या कर दोगे, बॉन्ड को खोल दो बस। इसको बोलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्या नाम होता है इसका, PTFP नाम होता है, PTFP, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। लिख लेना पूरा नाम, पॉलीटेट्रा, तुम तो क्या लिखोगे, मेरे को लिखना पड़ेगा, पॉलीटेट्राफ्लोरो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, समझ में आ गई जी, चलो नोट करो। फिर आगे बात करते हैं नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 6 याद है उसके अंदर, मैंने ये सब याद हो आपको, पहली क्लास में सारे मोनोमर्स पढ़ा दिए थे, सिर्फ जोड़ ही तो रहे, कर क्या रहे, सब कुछ पहली क्लास में पढ़ा दिया, देखा जाए तुम खुद ही पढ़ लेते। हाँ, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखते हैं, या तो एक चैप्टर स्टार्ट में सॉल्यूशन या केमिकल काइनेटिक्स, दोनों मेरे फेवरेट हैं, तुम्हारे फेवरेट होंगे कभी। हो गया, मिटा दूं, करो करो, कि मास्टर से मिटाने में ध्यान रखता फटाफट, सही है, टाइम क्यों करूं, मुझे पता है। और पता है, बेल आइकन क्लिक कर लेना, क्या पता कभी नोटिफिकेशन ही नहीं आए तुम्हारे पास, है कहीं तुम्हें पता ही नहीं चले, तो बेल आइकन में पता रहता है कि हाँ इस नैन सर ने डाल दिया है, अब आ जाएगा, समझिए। अगली बात करते हैं 6 की, नाइलॉन 6, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मोनोमर की बात करते हैं, एक अलग की बात करते हैं। यहां काम में लेते हैं हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, और काम में लेते हैं यहाँ पे एडिपिक एसिड, ठीक है। ये क्या होती है, CH2 हेक्सामेथिलीन है, ये लो 6 हेक्सामेथिलीन, और ये क्या डाइएमीन NH2, और इधर से ये ठीक है, एन मोल ले लेंगे, आपको पता है ना मोनोमर लिखने, और ये इसमें क्या करेंगे, CH2 का होल 4, और यहाँ पे ठीक है, इसका क्या करवाते हैं, वही संघनन, कौन से मैकेनिज्म से होता है ये, संघनन बहुलीकरण द्वारा। क्यों, देखो जिसमें भी दो, एक चीज देख रहे हो तुम, अगर एक ही पॉलीमर होता है, एक ही अगर मोनोमर्स है ना इसके अंदर, तो देख लो सारे एडिशन में जा रहे हैं, और इसके अंदर अगर दो आ गए तो आप देख लो संघनन में चला गया, कंडेंसेशन।
समझ की बात? क्या बाहर निकल गया बताओ? OH और यहाँ से H, क्या बाहर निकल गया? H2। NH में से क्या बाहर निकल रहा है? H, और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है? OH। ये क्या है? अब इसकी रिएक्शन, और आपको रिएक्शन अलग करनी है। समझ में आ गई बात? बताओ क्या बच गया? NH, ये NH बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड O, और एक बात ध्यान रखना, अभी जब तुमने वो डेक्रोन पढ़ा था ना, डेक्रोन, उसके अंदर वो कौन सा ग्रुप था याद करो? एमाइड ग्रुप, सॉरी एस्टर ग्रुप था, ठीक है। और इसमें कौन सा ग्रुप आता है? देखो एक सवाल पूछा था टेस्ट में, ये कौन सा है? एमाइड ग्रुप। और टेरिलीन वाले में या डेक्रोन वाले में? टेरिलीन उसमें कौन सा आता है? एस्टर ग्रुप। ये टेस्ट में सवाल पूछा था मैंने इस बार, कोई बात नहीं, अब बता दिया। समझ गए सभी लोग आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए भाई। चलो करो, कर लो नोट फटाफट। हाँ, 2 क्लास और बनेगी इसकी, है ना, 40-40 मिनट की 2 क्लास और बनेगी, फिर फिनिश हो जाएगा। देखो आसान आसान चैप्टर है ना, पहले पहले पढ़ा देता हूँ आसान आसान, फिर बढ़िया बढ़िया वाले चैप्टर भी पढ़ेंगे आपके लिए। हो गया? हो गया, मिटा दूं अब तो, समझ गए? जल्दी करो जल्दी करो। ये क्या है? हेक्सा मेथिल्डाइमीन और एडिपिक एसिड, ये सिस्टू। देखो 6 क्यों बोला? 6 कार्बन 4 5, 6 कार्बन दोनों में से 6 बोला। कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड ग्रुप होता है। इसके यूजेस देखो, सबके यूजेस याद करना थोड़े बहुत, एग्जाम में यूजेस पे भी सवाल पूछेंगे। समझ गए होंगे अब तक तो आप, है ना, समझदार तो आप वैसे ही हो, बचपन से ही हो। अगला है नाइलॉन 6, 7 नंबर होगा शायद, देख लेना जो भी नंबर हो। नाइलॉन 6 की बात करें, देखो इसमें मोनोमर की बात करें तो इसका मोनोमर ये होता है, ये था ना, ये ऐसे बनाया मैंने, इसको बोलते हैं ई कैप्रोलैक्टम। समझ में आ गई बात? इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, क्रिया विधि कौन सी देता है ये? तो इसकी क्रिया विधि होती है ऋणात्मक, योगात्मक, बहुलीकरण। ठीक है, एनायन एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन। कैसे रिएक्शन होती है देखो ध्यान से समझना इसको। होता है क्या है, इसके एनमोल होते हैं, ठीक है, ये एक वलय वाली होती है ना, सर्कल वाली होती है, रिंग वाली होती है, इसमें तो ये टूटता है। कितने कार्बन देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन 6 है। तो ये रिंग टूट के ऐसे ही अलग हो जाते हैं। देखना ध्यान से, देखना समझना ध्यान से, टूटे और क्या हो गए? अलग हो। ठीक है, देखो अलग करते हैं तो तुम देखना क्या बना, ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH2 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 CH2। देखो CH2 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 CH2, कितने CH2 है? 5, पांचों बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और देखो फिर इसके बाद में पॉलीमराइजेशन होके ये बढ़ता है, C डबल बॉन्ड O NH। समझ में आ गया?
तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे पॉलीमराइजेशन होगा। वो कौन सा ग्रुप है? हैमाइड ग्रुप है, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। तो इस ग्रुप का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कौन सा ग्रुप है ये? हैमाइड ग्रुप। आपको एग्जाम में ऐसे भी मिलेगा, है ना। ये CH2 लिख दे, ये 4 CH2 में से कॉमन बना दे, और ये NH, ठीक है। और ये H आगे फिर से फ्री हो जाए, लो भैया ये फिर से फ्री हो जाएगा, फ्री होके आगे और जुड़ता रहेगा। समझ में आ गई बात कैसे किया? चलो नोट कर, इसमें दिमाग मत लगाना। सही था तो ये एन जुड़ा हुआ है, फिर ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो भाई वैसे पॉलीमराइज हो गए थे, है ना। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। कुछ होता है कि NH इधर लिख दिया, C उधर लिखते हैं, तो पॉलीमराइजेशन अपने बुक में NCERT में जैसा कर रखा होता है वैसा कर लेते हैं। देखने तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, रिएक्शन मैकेनिज्म ही कुछ और होती है, देखा जाए तो, तरीके से देखा जाए तो, है। मुझे मैकेनिज्म आती है, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो क्या करें, क्योंकि हमें जितना शॉर्ट में समझ में आ जाए चीज़ें ज़्यादा बेटर है। सबके यूजेस लिख देना, जितने भी सुनो तुम, जितने भी पॉलीमर्स की बात कर रहे हो सभी के यूजेस जरूर लिखना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक बार मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देख लो, है ना, समझ लो अच्छे से मैं क्यों कैसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि फिर मुझे बार बार समझाना नहीं पड़े, है ना। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर सबसे लास्ट में करूंगा, फिर देखना मजा आएगा, ठीक है। उतार लिया, चल थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूँ मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा बेनिफिट ले। हटा दो, देखो मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ थोड़ी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैंने आपको कवर करवाया था, वो करवाया था मैंने आपको नेम रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन कवर करवा दी, ठीक है। अब मैं कवर करवाऊंगा आपको रिएजेंट, अभिकर्मक, फिर मैं करवाऊंगा आपको मैकेनिज्म, क्रियाविधि, फिर इसी में मैं आपको सारे कवर कराऊंगा टेस्ट, परीक्षण, इसी में मैं आपको कवर करा दूंगा सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, अनुनादी संरचना, फिर इसी में हम कवर करेंगे भौतिक गुण, या जो भी रासायनिक गुण पढ़ रहे, फिर सारे भौतिक गुण कवर कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात कैसे पढ़ रही है, ठीक है। फिर करेंगे अदर रिएक्शन, तो ये पढ़ा लेंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी में अगर टाइम मिला, वैसे तो IPC ने तुम जानते हो, है ना, ऑल रूट नेम या फिर ऑल कॉमन नेम एंड IUPAC, ठीक है, रूढ़ पत्ती के नाम और IUPAC। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये डिराइव कर दिया है उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब तक मैंने क्या करवा दिया है, मैंने नेम रिएक्शन कंप्लीट करवा दिया है, रिएजेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। इसके फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। इसके टोटल 2-3 पार्ट और आएंगे, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 2 घंटे का एक साथ